Hi class, welcome to another session of income from capital gains. आइए साहब आज शुरू करते हैं व्हाट इज द टाइप ऑफ कैपिटल एसेट्स। तो हमने अभी तक ये समझा है कि कैपिटल एसेट्स होते क्या है, उसको दो हिस्सों में कैटेगराइज किया गया है। आइए साहब समझते हैं। तो कैपिटल एसेट्स, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कैपिटल एसेट्स, ये रहा आपके सामने। तो टाइप ऑफ कैपिटल एसेट्स आर शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स। सो शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स में क्या फर्क है? कब हम बोलेंगे कि कैपिटल एसेट शॉर्ट टर्म है और कब हम बोलेंगे कि कैपिटल एसेट लॉन्ग टर्म है? मीनिंग ऑफ शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स कौन सा सेक्शन है साहब? 242A, टू सबसेक्शन 42A, उसके तहत बोलता है describes short term capital assets. It means the assets are held for not less than 36 months. तो कोई भी ऐसा एसेट है जो 36 मंथ्स के लिए आपके पास है और उसी दौरान में आपने बेच दिया, तो उसके ऊपर में जो कैपिटल गेन्स लगेगा वो होगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स। तो ये जो एसेट्स होते हैं जो 36 मंथ्स के नीचे होते हैं वो होते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स। द पीरियड ऑफ 36 मंथ्स कहां से शुरू होगा? द पीरियड ऑफ 36 मंथ्स विल बी टेकन फ्रॉम द डेट इमीडिएटली प्रीसीडिंग द डेट ऑफ ट्रांसफर। इसका मतलब क्या साहब? भाई कैपिटल गेन जो है आपका तभी लगेगा जब आप अपनी कोई भी एसेट बेचते हैं। सेक्शन 45 को याद करिएगा साहब, चार्जिंग सेक्शन को, कि कोई भी कैपिटल एसेट जब बिकता है और तो उसके ऊपर में कैपिटल गेन्स लगता है, भले ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो, भले ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो। तो 36 मंथ्स कहां से आएगा साहब? आपने एसेट बेचा 1 सितंबर 2024 को, ठीक है? तो इसके आप 3 साल पहले यानी कि 30 अगस्त 21 तक से लेकर के, और अगर इसके अंदर में आपने खरीदा है, इस दौरान में आपने खरीदा है, तो वो एसेट बन जाएगा आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट। एक्सेप्शन क्या है साहब? एक्सेप्शन समझिएगा, इस 36 मंथ्स का एक्सेप्शन कब कब होता है? पहला, द पीरियड ऑफ होल्डिंग फॉर द बिलो विल बी कंसिडर्ड 12 मंथ इंस्टेड ऑफ 36 मंथ्स। ये 12 मंथ्स हो जाएगा। क्या होगा वो एसेट साहब? अ सिक्योरिटी अदर देन यूनिट, मार्केट लिंक डिबेंचर एंड यूनिट ऑफ स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड्स। ये तीन तरीके के जो एसेट्स होते हैं, सिक्योरिटीज होती हैं। उसके अलावा कोई भी सिक्योरिटी जो रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज के अंदर में लिस्टेड है, यानी कि बीएससी के अंदर में लिस्टेड है, बीएससी के अंदर में लिस्टेड है या एनएससी के अंदर में लिस्टेड है। तो अगर इन दो स्टॉक एक्सचेंज या सीएससी के अंदर में, कैलकाटा स्टॉक एक्सचेंज या अहमदाबाद स्टॉक एक्सचेंज, कोई भी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज के अंदर में अगर लिस्टेड है, तो वो बन जाएगा हमारा, वो सिक्योरिटी इस 12 महीने के अंदर में फॉल करेगा। यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड समझाऊंगा मैं, होल्ड ऑन। इक्विटी ओरिएंटेड फंड का कोई यूनिट होता है तो वो इस 12 मंथ की कैटेगरी में फॉल करेगा। यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया एक ऐसी संस्था है साहब, ऐसी एक कंपनी है, ऐसा एक डिपार्टमेंट है और ऐसी एक कंपनी आप बोल सकते हैं जिसने यूनिट्स दिए थे लाइक म्यूचुअल फंड, ठीक है? उसके अगर आप यूनिट्स लेते हैं तो आपको ये 12 मंथ्स की कैटेगरी में फॉल कर जाएंगे। जीरो कूपन बॉन्ड, जीरो कूपन बॉन्ड आपने इशू, कंपनी ने इशू किए हैं, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, ठीक है साहब? अब 24 मंथ्स कब कंसिडर किए जाएंगे? मतलब कि ये तो एक्सेप्शन हुआ कि 12 मंथ्स कंसिडर किए जाएंगे, और ये एक एक्सेप्शन हम देख रहे हैं जब 36 मंथ्स की जगह 24 मंथ्स कैटेगरी के अंदर में आते हैं। कौन कौन से होते हैं साहब? शेयर्स ऑफ अ कंपनी नॉट लिस्टेड इन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के शेयर होते हैं साहब, लिस्ट नॉट लिस्टेड होते हैं। अगर ऐसे कोई भी शेयर्स आपने बेचे हैं तो वो इस 24 मंथ की कैटेगरी में फॉल कर जाएंगे। इमूवेबल प्रॉपर्टी बीइंग लैंड और बिल्डिंग और बोथ, मतलब लैंड या बिल्डिंग या लैंड एंड बिल्डिंग बोथ आपने बेचा है तो वो इस कैटेगरी में फॉल कर जाएंगे। आगे चलते हैं साहब। अब
50AA क्या कहता है? 50AA कहता है मार्केट लिंक डिबेंचर्स, ये जो मैंने यहां पे आपको बताया, मार्केट लिंक डिबेंचर्स एंड यूनिट्स ऑफ स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड्स, चाहे कितना भी टाइम पीरियड के लिए रखिए, हमेशा ही शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट कैटेगरी में आएंगे। ठीक है साहब, तो हमने ये समझ लिया शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट क्या होता है। अब हम देखते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट क्या होता है। 229A बोलता है कोई भी चीज जो शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट नहीं है वो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है। वेरी सिंपल, हमने शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट अगर समझ लिया तो जो वो चीजें नहीं है, यानी 36 मंथ्स के बाद आपने बेचा, 12 मंथ्स के बाद बेचा, 24 मंथ्स के बाद बेचा, तो वो आपकी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स में आ जाएंगे। ये रहा एक छोटा सा मैंने टेबल बताया साहब आपको, शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स हेल्ड फॉर 12 मंथ्स, लेस देन 12 मंथ्स, क्या क्या आएगा? सिक्योरिटी अदर देन यूनिट्स लिस्टेड इन रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, stock exchanges other than market linked debentures and units of specified mutual funds, unit of equity oriented fund and zero coupon bond. 24 मंथ्स में क्या आएगा साहब? अनलिस्टेड शेयर्स आ गया, और लैंड और बिल्डिंग और बोथ। और फिर 36 मंथ्स में क्या आ गया? अनलिस्टेड सिक्योरिटीज अदर देन शेयर्स, इक्विटी शेयर्स जो आ गए, यहाँ पे टाइप्स ऑफ शेयर्स आ गए, अनलिस्टेड सिक्योरिटीज अदर देन शेयर्स एंड अदर कैपिटल एसेट्स आ गए आपके इस कैटेगरी, रेसिडुअल कैटेगरी के अंदर। ठीक है साहब, आगे चलते हैं थोड़ा सा। अब जो मैंने आपको बताया था इक्विटी ओरिएंटेड फंड वगैरह, जीरो कूपन बॉन्ड्स के बारे में, उसके बारे में थोड़ा सा मैं डिस्कस करता हूं। क्या होता है साहब इक्विटी ओरिएंटेड फंड? अ फंड सेटअप अंडर द स्कीम ऑफ अ म्यूचुअल फंड, म्यूचुअल फंड के अंडर में स्कीम सेटअप होती है, एंड इन अ केस वेयर द फंड इन्वेस्टेड इन द यूनिट्स ऑफ अनदर फंड, मतलब उसने कोई दूसरे फंड में इन्वेस्ट किया है, is traded on recognized stock exchange, वो जो जिसमें फंड में इसने इन्वेस्ट किया है, वो म्यूचुअल फंड जिसके अंदर में इस फंड ने इन्वेस्ट किया है, वो रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज के अंदर में आपका फॉल कर रहा हो, ट्रेड किया जाता है। A minimum of 90% of the total proceeds of such fund is invested in the units of such other fund, मतलब इस फंड का 90% अमाउंट ऐसे फंड्स के अंदर में जो रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज के अंदर में ट्रेड किए जाते हैं, बारी बारी मेरा प्रोविडेंट फंड निकल रहा, सॉरी, रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज के अंदर में लिस्टेड हैं, ट्रेडेड हैं, उसके अंदर में 90% ऑफ द इन्वेस्टमेंट इज इन दोज फंड्स इन और कंपनीज लिस्टेड इन द स्टॉक एक्सचेंज। सच अदर फंड ऑल्सो इन्वेस्ट, मतलब कि ये वाले जो फंड्स हैं, कौन से वाले? सॉरी, ये वाले जो फंड्स हैं, इन्होंने अपना 65% ऑफ द टोटल प्रोसीड जो इस फंड से मिला है ऑफ सच फंड इज इन्वेस्टेड इन द इक्विटी शेयर्स ऑफ डोमेस्टिक, याद रखिएगा वर्ड सर इंपॉर्टेंट है, डोमेस्टिक कंपनीज। मैंने समझाया हुआ आपको कि व्हाट आर डोमेस्टिक कंपनीज। डोमेस्टिक कंपनीज लिस्टेड ऑन अ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, मतलब कि जो ये 90% उसने फंड्स किया है, जो उसको रिसीव हुआ है ऐसे फंड से, उसका 65% उसने ऐसे इक्विटी शेयर्स के अंदर में इन्वेस्ट किया हुआ है जो कि रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज के अंदर में ट्रेड किए जाते हैं। However, the percentage of equity shareholding or unit held in respect of the fund, as the case may be, shall be computed with reference to annual average of monthly averages of opening and closing figures। यानी कि सर बड़ा आसान है, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग बटा 2, उसके हिसाब से जो अमाउंट आएगा उसका 90% और उसका 65% कैलकुलेट होगा। ठीक है साहब। जीरो कूपन बॉन्ड 248 सेक्शन क्या होता है? बॉन्ड इशूड बाय एनी इंफ्रास्ट्रक्चर कैपिटल कंपनी, किसके थ्रू से? इंफ्रास्ट्रक्चर कैपिटल कंपनी और इंफ्रास्ट्रक्चर कैपिटल फंड के तहत आया हो, और इंफ्रास्ट्रक्चर डेब्ट और पब्लिक सेक्टर कंपनी और स्केड्यूल्ड बैंक ऑन और आफ्टर 1 जून 2005, उसके बाद इन सारी कंपनियों के थ्रू से जो जीरो कूपन बॉन्ड इशू हुए हैं वो इसमें फॉल कर जाएंगे। सेकेंड पॉइंट, in respect of which no payment and benefit is received or receivable before the maturity or redemption of this bond, मतलब उसके पहले आपका कोई भी बेनिफिट ना ही रिसीव हुआ हो और ना ही रिसीवेबल हो रहा हो, तो वो जीरो इस कैटेगरी में फॉल कर जाते हैं। फ्रॉम सच इशूइंग एंटिटी
एंड वेयर द सेंट्रल गवर्नमेंट में नोटिफाई इन दिस बिहाफ, मतलब इन सब के लिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई कर रखा है, कल को और इंक्लूजन भी सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकती है, या इसके तहत जो ये दो कंडीशंस मैंने आपको बताई और भी सेंट्रल गवर्नमेंट इसके बारे में बता सकती है। सेक्शन 247 4A provides that maturity or redemption of zero coupon bonds shall be treated as transfer for the purposes of capital gains tax। यानी कि 247A बोलता है मेच्योरिटी के ऊपर में जो रिडेम्पशन अमाउंट आपको मिला है वो इसके अंदर में कैलकुलेट करने में काम आएगा। जो मेरे अगर 100 रुपए का कूपन बॉन्ड था और मेच्योरिटी के ऊपर में मुझे 120 रुपया मिला है, तो ये 120 रुपया एट द टाइम ऑफ रिडेम्पशन कैलकुलेट करने, कैपिटल गेन्स टैक्स कैलकुलेट करने में काम आएगा। Also, any gain received on zero coupon bond shall be treated as capital gains। आगे चलते हैं साहब। Determining the period of holding, अब इसके अंदर में ये एक एक्सप्लेनेशन है, एक्सप्लेनेशन 1 टू क्लॉज 1 टू ऑफ एक्सप्लेनेशन 1 टू सेक्शन 242A का, कि भैया पीरियड कैसे डिटरमाइन करें, किस तरीके से डिटरमाइन होगा। अलग अलग केसेस इन्होंने बताए हैं, उसके तहत ये पीरियड डिटरमाइन होंगे। कैसे? अकरेंस ऑफ द इवेंट, और मैंने पीरियड ऑफ होल्डिंग टेकन, इसके अंदर में दो कॉलम्स बनाए हैं। कैसे होगा देखिएगा साहब। शेयर्स हेल्ड इन अ कंपनी इन गोइंग इनटू लिक्विडेशन, मतलब कि आपके पास शेयर थे, वो कंपनी गई बंद, अब वो लिक्विडेशन के अंदर में है, और अब वो किस तरीके से आपका आएगा, होल्डिंग आपका क्या कंसिडर किया जाएगा। Period subsequent to the date of liquidation of the company shall be excluded। आपने एक शेयर खरीदा 1 जनवरी 2020 को, ठीक है, उसके कंपनी गोज इनटू लिक्विडेशन, और लिक्विडेशन का जो मेरे पास इंफॉर्मेशन आई, जो न्यूज़पेपर्स में आई, और लिक्विडेशन की जो डेट आई वो थी 1 सितंबर से 2070 या 2007, ठीक है। तो इसके बाद का जो पीरियड होगा वो कंसिडर नहीं किया जाएगा, यानी यहीं तक का आपका 1 जनवरी 2020 से 1 सितंबर 2020 से 2027, पार्डन मी, 2027 तक आपको कंसिडर किया जाएगा। When the asset becomes the property of an assessee by virtue of 49(1), 49(1) के अंदर में साहब आता क्या क्या है, सक्सेशन, HUF का पार्टीशन, आपका गिफ्ट में मिला हुआ, ये सारी चीजें हम लोग करेंगे कि जैसे ऐसे 49(1) जब हम लोग बात करेंगे, तो इसके तहत अगर आपको कोई भी एसेट मिला है तो वो क्या कंसिडर किया जाएगा, the period for which the capital asset was held by the previous owner shall be included। Again 2020 पे आपके खरीदा था एसेट, 1 सितंबर 2027 को पार्टीशन ऑफ HUF हुआ, तो जो डेट ऑफ एक्विजिशन आपके लिए मानी जाएगी वो 1 जनवरी 2020 ही मानी जाएगी। इन्वेंट्री ऑफ अ बिजनेस इज कन्वर्टेड इनटू और ट्रीटेड एज कैपिटल एसेट्स। आपके पास स्टॉक इन ट्रेड पड़ा हुआ था साहब, आपके पास पहले आप घर का काम करते थे, प्रॉपर्टीज खरीदने बेचने का काम करते थे, आपने अचानक से बोला कि मैं भैया बंद कर रहा हूं इस काम को, जो मेरे पास प्रॉपर्टी पड़ी हुई है उसको मैं कैपिटल एसेट में कन्वर्ट कर दूंगा। तो कौन सा डेट होगा, पीरियड ऑन द डेट ऑफ कन्वर्जन और ट्रीटमेंट ऑफ कैपिटल एसेट शैल बी कंसिडर। यानी कि आपने एक, कोई एग्जांपल लेता हूं, 1 जनवरी 2020 को एसेट खरीदा था, 1 सितंबर 2027 को आपने मान लिया कि भैया ये मेरा स्टॉक इन ट्रेड नहीं है, ये हमारा कैपिटल एसेट बन गया, तो उस केस में ये जो कैपिटल एसेट कन्वर्ट हुआ है, इस डेट को हम आपकी डेट ऑफ एक्विजिशन मान लेंगे। Where the shares of amalgamated Indian company is allotted to the shareholder of amalgamating it company। मतलब क्या साहब, एक कंपनी होती है A और एक कंपनी होती है B। अब ए कंपनी ने बोला मैं और आप दोनों मिलके अमालगमेशन करते हैं, ये हो गई मेरे लिए अमालगमेटिंग कंपनी और ये हो गई मेरे लिए अमालगमेटेड कंपनी। तो द पीरियड ऑफ विच शेयर्स वाज हेल्ड बाय द एसएससी इन द अमालगमेटिंग कंपनी, जो कि उस कंपनी में अमालगमेट हो रही है, जो कंपनी में जाकर के अपना बंद हो रही, मतलब उस कंपनी में जाके अमालगमेट हो रही है, अक्वायर हो रही है, उस केस के अंदर में अमालगमेशन विल, तो पीरियड फॉर विच शेयर्स वर हेल्ड, मतलब कि जैसे आपने 1/1/2020
20 को खरीदा, अमलगमेशन 27 में हुआ, तो आपकी ये डेट कंसिडर की जाएगी। Where the shares of resultant company is allotted to the shareholder of in a scheme of demerger, यानी कि वही एक ए बी थी कंपनी, उन्होंने बोला हम दोनों अलग हो रहे हैं, मेरा ये लाइन ऑफ बिजनेस को मैं अलग कंपनी क्रिएट करूंगा, ये लाइन ऑफ बिजनेस मेरी अलग क्रिएट होगी, तो ये इसके अंदर में जो नई कंपनी में शेयर्स मिलेंगे रिजल्टेंट कंपनी में, तो वो ए बी कंपनी बन गई, ए कंपनी ये और बी कंपनी ये। तो ये रिजल्टेंट कंपनी में जो आपको शेयर्स मिलेंगे, उस केस में क्या होगा, आपने जब से वॉज हेल्ड बाय द एसएससी इन द डिमर्ज्ड कंपनी एबी के अंदर में आपने जो शेयर्स खरीदे थे, वही चीज 1/1/2020 कंसिडर किया जाएगा। शेयर सब्सक्राइब्ड बाय एन एसएससी इन परसुएंट ऑफ राइट शेयर्स, राइट इशू, कंपनी क्या करती है साहब, एक राइट इशू करती है कि जो मेरे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स है, मेरे को 10,000 शेयर्स आगे इशू करने हैं, मैं बोलूंगा मेरे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर पहले मैं उनको प्रेफरेंस दूंगा कि आप इस रेट के ऊपर में अगर आप खरीदना चाहते हैं, एक्स रेट में है, एक्स रेट के ऊपर में अगर आप खरीदना चाहते हैं तो आप खरीद लिए, नहीं तो मैं इसको मार्केट में फिर डालूंगा बेचने के लिए। तो अगर मैंने उस केस में ये राइट इशू शेयर्स खरीद लिए, या मैंने किसी के फेवर में वो राइट इशू शेयर्स कर दिए, और बाय अ पर्सन इन हुज फेवर सच राइट ऑफ इज रिनाउंस्ड बाय द एसएससी, मैंने बोला इसके फेवर में आप मेरे राइट शेयर्स इशू करवा दो, तो पीरियड फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट, मतलब कि जब ये शेयर राइट इशू शेयर्स अलॉट होंगे, उस तारीख से हम इसको कंसिडर करेंगे। Where the right to subscribe to any share or security is renounced in favor of any other person, again period from the date of offer of such right, यानी कि जिस दिन वो राइट का ऑफर हुआ था by the company or institution shall be reckoned। आगे, equity shares become property of the SSC upon conversion of preference to equity, मतलब मेरे पास 12%, मेरे हिसाब से आप सभी 12वीं के अंदर में प्रेफरेंस शेयर्स, राइट शेयर्स, ये सब आप पढ़ के आए हैं। तो प्रेफरेंस शेयर्स एक होता है जो प्रेफरेंशियल राइट मिलता है इक्विटी के ऊपर में, 12% प्रेफरेंस शेयर्स थे मेरे, थे सपोजली 100 शेयर, इसको मैंने इक्विटी शेयर्स में बदली कर दिया और मुझे मिले 120 शेयर, वही रेट के ऊपर में। एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, द पीरियड फॉर विच द प्रेफरेंस शेयर्स हेल्ड बाय द एसएससी, the period for which preference shares were held by the SSC will be included, वही 1 जनवरी 2020 को जो आपकी डेट ऑफ एक्विजिशन थी, वही डेट हम मानेंगे। Any financial asset is allotted without a payment, without any payment and on basis of holding of any such asset। मेरे पास एक एसेट था, मैंने सपोजिंगली एक कार थी, उसके बाद मैंने बोला कि मेरे को एक्सचेंज के अंदर में ये बंगला दे दो, तो पीरियड फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट ऑफ सच फाइनेंशियल एसेट शैल बी रेकन, मतलब बंगला और वो तो नहीं होता, यूजुअली शेयर्स ही होते हैं। तो एनी फाइनेंशियल एसेट इज अलॉटेड विदाउट एनी पेमेंट ऑन द बेसिस ऑफ होल्डिंग ऑफ एनी अदर फाइनेंशियल एसेट, मतलब बाटा सिस्टम के अंदर में आपका हुआ, तो जिस दिन बाटा सिस्टम अलॉट हुआ तो उस दिन का हम देखेंगे। इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसिप्ट इज इशूड बाय वॉल्ट मैनेजर, हमारे पास जो इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट्स होते हैं, जो हम लोग इलेक्ट्रॉनिकली गोल्ड खरीदते हैं, उसके बारे में, इन रिस्पेक्ट ऑफ गोल्ड डिपॉजिटेड, कन्वर्जन ऑफ गोल्ड इन इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीप्ट एज रेफर टू इन 47(7)(d) के अंदर में, ये जो इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट्स हम लोग इशू होते हैं, उस केस में द पीरियड ऑफ विच सच गोल्ड वाज हेल्ड बाय द एसएससी प्रायर टू कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट, मेरे पास जो गोल्ड रिसीट्स का जिस दिन मैंने कन्वर्ट किया फिजिकल गोल्ड को इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड के अंदर में, उस दिन से मेरा ये हो जाएगा। होता क्या है साहब, मेरे पास गोल्ड होती है, उसको मैं गवर्नमेंट में बोलता हूं कि मैं इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट के अंदर में डालना चाहता हूं, तो मुझे एक वॉल्ट मैनेजर इतना अमाउंट के गोल्ड का मुझे एक रसीद दे देता है, तो जिस डेट को ये कन्वर्जन हुआ उसी डेट को ये एक्विजिशन कंसिडर की जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट में साहब, गोल्ड इज रिलीज्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट कन्वर्जन, जो हमने किया कि हमने इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड को फिजिकल गोल्ड में ले आए, तो उस केस के अंदर में क्या होगा साहब, पीरियड फॉर विच इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट वाज हेल्ड बाय द एसएससी प्रायर टू इट्स कन्वर्जन इनटू गोल्ड, जो इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट हमने अपने पास रखी हुई थी, उस केस में हमारे जो कन्वर्जन होगा उस डेट को हम
मानेंगे। यानी कि 1 अप्रैल 2020 को हमने 2024 को हमने गोल्ड कन्वर्ट किया था और हमने इसको रिकन्वर्ट किया हमने सितंबर में, तो हमारे को जो 1 अप्रैल 2020 है वो हम डेट मान लेंगे। Specified security or sweat equity shares is allotted or transferred directly or indirectly by an employer free of cost or at concessional rate। याद करिए साहब, मैंने सैलरी के टाइम पे बोला था कि स्वेट इक्विटी शेयर्स जब ट्रांसफर किए जाते हैं बाय एन एम्प्लॉयर टू एन एम्प्लॉय, तो पीरियड फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट और ट्रांसफर ऑफ सच सिक्योरिटी और स्वेट इक्विटी शेयर्स शैल बी टेकन। मतलब 1 अगर अगस्त को मेरे को स्वेट इक्विटी शेयर्स मिलते हैं 2023 को, तो ये मेरी डेट होगी एट द पीरियड ऑफ एक्विजिशन। उससे लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट डिटरमाइन होगा। ये तो यहां तक तो साहब वो एक्सप्लेनेशन था। अदर देन दिस, determining the period of assets not covered in clause 1 of explanation 1 to section 242A क्या बोलता है? Period for which any capital asset is held by the assessee shall be determined in the method prescribed by CBDT Central Board of Direct Taxes under Rule 8AA। अभी करंटली जो चल रहा है रूल 8A के तहत वो कंसिडर किया जाएगा, that provides the method of determining the period. In case of a capital asset being share or debenture of a company which becomes the property of the assessee in circumstances mentioned in 4710, ये 4710 भी हम लोग अभी बताऊंगा साहब, there shall be included the period for which the bond or debenture stock, bond or debenture stock or deposit certificate was held by the assessee, the period for which ये इंक्लूड किया जाएगा। ठीक है साहब। 4710 क्या बोलता है? एनी ट्रांसफर बाय वे ऑफ कन्वर्जन ऑफ बॉन्ड्स और डिबेंचर स्टॉक डिपॉजिट सर्टिफिकेट इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी शेयर्स कंपनी टू शेयर्स और डिबेंचर्स ऑफ दैट कंपनी इज रिगार्डेड फॉर द पर्पसेस ऑफ लेवी ऑफ कैपिटल गेन्स टैक्स। तो साहब ये था हमारे पास डिटरमाइनिंग द पीरियड। यहीं तक की आज की क्लास है साहब, अगली क्लास में फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर नोट्स। प्लीज डू कॉन्टैक्ट मी ऑन माई email address. I hope you're liking my videos. Please do like, share and subscribe. Thank you so much. Bye.